नमस्कार, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, भिवानी के ई लर्निंग चैनल पर मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, उपस्थित हूं नॉन फाइनाइट्स का अगला वीडियो लेकर। और अब हम करने जा रहे हैं ऑल द नॉन फाइनाइट्स इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू डिस्कस द जेरेंड्स। सबसे पहले हम जेरेंड को डिस्कस करेंगे कि जेरेंड क्या होता है। हम ये तो पहले जान ही चुके हैं कि V1 ing, all the words ending in ing acting as a noun are gerunds। उन्हीं को हम जेरेंड्स कहते हैं जब वो किसी सेंटेंस में, वो एक्टिविटी किसी सेंटेंस में एक नाउन के रूप में काम करती हो, आइदर एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है किसी भी सेंटेंस का नाउन, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो जब V1 ing और V4 और द वर्ड एंडिंग इन ing acts as a noun in a sentence, it is known as the gerund। इन्हें हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, वर्ब नाउन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो नाउन्स हैं जो वर्ब से बने हुए हैं, अर्थात है तो ये वर्ब ही। अगर हमें सेपरेटली कोई ये पूछे कि स्मोकिंग, ये जो वर्ड है स्मोकिंग, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो सेपरेटली हम क्या कहेंगे? इट इज ए वर्ब, बिकॉज ऑल द वर्ब्स एंड इन ing। All the words ending in ing are verbs, but when they act as a noun in a sentence, they are gerunds। When they act as adjectives in a sentence, they are participles। इसलिए हम बात करते हैं gerund की और उसके uses की। gerund का क्या यूसेज है? सबसे पहले हम gerund का यूज करते हैं एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी सेंटेंस में आपको पता है फाइनाइट वर्ब का होना अति आवश्यक है। उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई जेरेंड, कोई ing वाला वर्ड काम करे तो वो उसका सब्जेक्ट होगा एज ए जेरेंड। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। Here the word smoking ends in ing, is acting as the subject of this sentence, and it is acting as a noun here, so it is a gerund in this sentence। Smoking is injurious to health। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। Swimming is a very good exercise। Cycling is a good exercise। Hunting tigers is not allowed in India। Hunting tigers is not allowed in India। Here the word hunting is acting as the subject of this sentence as well as a noun। So the word smoking and hunting are verbal nouns in these sentences or the gerunds। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जहां पर जेरेंड नाउन के रूप में या ये जो वर्ब है इज इसके सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। आइए सेकंड देखते हैं। आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। यहां पर अगर कोई वर्ड एंडिंग इन ing किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हो तो वो जेरेंड होगा। स्टॉप राइटिंग। जब आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो आपका इन्विजिलेटर आपसे कहता है, जब समय पूरा हो जाता है, समय सीमा पेपर की, तो वो कहता है स्टॉप राइटिंग और बिगिन राइटिंग। शुरू होने से पहले राइटिंग को शुरू करने के लिए कहता है और टाइम समाप्त होने के पश्चात स्टॉप राइटिंग। हियर द वर्ड स्टॉप is a verb
and the word writing is acting as the object of this verb. Stop writing. An imperative sentence. There is a command. Next is girls love making dolls. Again, girls love. Love is a verb here. Making dolls. Love. This word making is used as the object of this verb love. Girls love making dolls. And this object, this gerund making, has one more object, dolls. Girls love making dolls. Boys love playing games, playing cricket. So many sentences can be framed. Next is I like reading. I go to library usually because I like reading. Here, the word reading is acting as the object of the verb like. I like something. What? I like reading. Reading, making, and writing are acting as nouns in these sentences, as the object of the verbs preceded by them. उन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं. इसलिए यहां पर हम जेरंड को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट्स के रूप में. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन. केवल वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ही नहीं, हम जेरंड्स का प्रयोग प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स के रूप में भी कर सकते हैं. देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक. नेक्स्ट इज शी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग. यहां पर आप इनको किसी नाउन से रिप्लेस भी कर सकते हैं. नाउन को नाउन से ही रिप्लेस किया जा सकता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को यूज किया जा सकता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से रिप्लेस किया जा सकता है. ठीक उसी प्रकार से ये आईएनजी वाला वर्ड जो कि यहां नाउन के रूप में एक्ट कर रहा है, इसे हम किसी नॉन आईएनजी वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं. हम यहां से लिसनिंग को हटा भी सकते हैं. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. केवल इतना भी, बात वही है. मैं संगीत सुनने का शौक रखता हूं या मैं संगीत का शौक रखता हूं. शी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग. यहां पर ये जो जेरेंट्स हैं, ये जो नाउन्स हैं, इन प्रेपोजिशंस के बाद यूज किए गए हैं, इसलिए यहां पर ये जेरेंट्स का काम कर रहे हैं. आपने जाना कि जेरेंट्स किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का भी काम कर सकते हैं. आइए अब हम जानें कि हम जेरेंट्स का यूज और कहां और कैसे कैसे कर सकते हैं. आइए अब हम जानते हैं कि जब V1 ING वाला वर्ड जेरेंट भी होता है और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, तो उनके यूसेज में क्या डिफरेंस होगा. एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से हम जेरेंट वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, को डिस्टिंग्विश करने का प्रयास करते हैं. Gerund acts as a noun and it is made from a verb. So it is known as a verbal noun. While participle acts as an adjective and it is made from a verb, so it is known as a verbal adjective. पहला बेसिक डिफरेंस ये है कि gerund किसी भी सेंटेंस में एक ऐसा वर्ब है जो नाउन का काम करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम करती है. इसलिए जेरेंड को वर्बल नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं. अब इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या रोल प्ले करते हैं किसी सेंटेंस में. जेरेंड प्लेज द रोल ऑफ ए सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट as a noun, while present participle plays the role of an adjective
used before a noun. For example, I love swimming. I love what? Swimming. Here what is the question. अगर आप I love what करेंगे तो आपको ये एक एक्टिविटी मिलेगी. इसे हम किसी नाउन से रिप्लेस भी कर सकते हैं. I love yoga. I love music. In the same way, I love reading. I love swimming. Like this. So this is acting as an object of a verb in this sentence and as a noun. So it is a verbal noun or a gerund. But I love swimming ducks. Here, I love ducks. यहां पर ये जो वर्ड है swimming, this is used an adjective to qualify this noun ducks. Actually, I love ducks. Which ducks? Which are swimming. केवल swimming ducks मुझे अच्छी लगती हैं, जो swim नहीं करती वो नहीं. I love swimming ducks. So this is acting as an adjective or present participle. एक और एग्जांपल लेते हैं. Barking helps the dogs to express. कुत्ते भौंकते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वही उनकी लैंग्वेज है. Barking helps the dog to express. What helps the dogs to express? Barking means a noun, an activity, or a subject. Something helps the dogs to express themselves. Barking helps the dogs to express. Here, the word barking is acting as a noun, as a verbal noun or the gerund. But the same word barking dogs seldom bite. जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं. Barking dogs seldom bite. यहां पर ये वो वर्ड है barking, ये मॉडिफाई करता है नाउन डॉग्स को, इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में रोल प्ले कर रहा है. सो इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल हियर. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए जेरेंड एंड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. आइए अब हम जेरेंड्स के कुछ और यूजेस पर विचार करें. हमें कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे विद ब्लैंक्स एंड वी हैव टू फिल इन नॉन फाइनाइट्स, सुटेबल नॉन फाइनाइट्स इन द सेंटेंसेस. अगर हमें नॉन फाइनाइट्स भरने हों और ये वर्ब दिख जाएं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स दे कैरी gerunds followed by them. Usually they always carry gerunds followed by them. For example, avoid, enjoy, mind, prevent, worth, excuse, forgive, favor, finish, deny, miss, resent, can't help, can't stand, it is no use, it is good use. ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके पश्चात हमेशा जेरेंड का यूज होता है. अगर इन वर्ब्स के पश्चात हमें कोई नॉन फाइनाइट फिल इन करना हो तो फिल इन जेरेंड मीन्स V1 ing as a noun, as an activity. Now कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें से देखते हैं. बाकी एग्जाम्पल्स आप स्वयं बनाएंगे, आप अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे एंड यू विल हैव टू मेक और डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस. अवॉइड, अगर हमें अवॉइड वर्ब के पश्चात नॉन फाइनाइट फिल इन करना है, वी शैल फिल इन V1 ing और a noun, the gerund as a noun. For example, I avoid meeting with bad students. I avoid meeting with bad people. Not meet with bad people. I avoid meeting with bad students. Enjoy. I enjoy listening to music. Of course, यहां पर नॉन फाइनाइट अगर नहीं भरना है तो कुछ और आ सकता है. डोंट बी कंफ्यूज्ड. जेरेंड केवल तब भरेंगे जब हमें नॉन फाइनाइट्स भरने होंगे. आई एंजॉय
listening to music. I enjoy playing chess. हम यहां पर इसको हटा भी सकते हैं, gerund को ये भी लिख सकते हैं I enjoy chess. But if we have to fill in a non-finite verb, then we shall fill in gerund. Would you mind helping me? Would you mind helping me? In the same way, we can use gerund after these specific verbs. कुछ और examples लेते हैं. Favor. He favors helping the farmers. Or some farmer leaders favor helping the farmers by the government. In the same way, I missed meeting with him. I missed meeting with him. In the same way, we can use gerund after these phrases. Can't help, can't stand, it is no use. A famous proverb is there. A famous well-known saying is there. It is no use crying over spilt milk. Usually exams में इस तरीके के phrases पूछ लिए जाते हैं and you have to fill in non-finites after them. Always fill in V1 ing means the gerunds. ऐसे ये कुछ verbs ही नहीं हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे verbs followed by prepositions भी हैं जिनके बाद gerund का यूज होता है. आइए हम उनकी भी चर्चा यहां करें ताकि आप gerunds के कॉन्सेप्ट में मास्टरी पा सकें. कुछ verbs के पश्चात आइए अब हम कुछ ऐसी verbs की भी चर्चा करते हैं जिनके बाद अगर कोई preposition हो, a fixed preposition, तो उसके बाद gerund का यूज होता है. For example, abstain from. He kept himself abstain from smoking. अगर हमें इन verbs के बाद ये prepositions मिलें जो ब्लू इंक में लिखी हुई हैं, तो उसके बाद अगर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब फिल इन करनी हो तो हम gerund भरेंगे. हम लिख देंगे V1 ing. It's very simple. Abstain from plus gerund means he kept himself abstain from smoking, abstain from gambling, like this. वो नाउन के रूप में यूज होंगे. इसी प्रकार से prevent from, refrain from. हम यहां पर प्रत्येक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं ले सकते, ये बहुत लंबा हो जाएगा. आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप इनके पश्चात कोई सुटेबल gerund फिल इन कीजिए एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन, कीप ऑन, गो ऑन प्लस gerund. फॉर एग्जाम्पल, कीप ऑन लाफिंग, कीप ऑन स्माइलिंग, योर स्माइलिंग फेस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. कीप ऑन स्माइलिंग. गो ऑन मेकिंग वीडियोज. Your videos are beneficial to the students. Please go on shooting videos. Insist on. He insisted calling on me. He insisted on calling me. Think of plus gerund. इसी प्रकार से कुछ और verbs हैं followed by specific or fixed prepositions and then followed by gerunds. For example, persist in, excel in, succeed in. He excelled in painting. He succeeded in painting. He succeeded in winning medals. He succeeded in playing games, international games. In the same way, aim at. Aim at plus gerund. Use gerund. Aim at. Next is take to, look forward to. Take to, look forward to plus gerund and then give up. Give up. Gerund. Give up smoking. He has given up drinking. In this way, we can use gerunds after the verbs followed by specific or fixed prepositions
There are so many other words also, but here we have discussed a few. अगर आप केवल इतना भी सीख लेंगे तो ये आपके सिलेबस के लिए, ये आपके सिलेबस से भी ज्यादा है और आप जेरेंड के यूसेज में कभी कोई गलती नहीं करेंगे. फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, ये बहुत सारी वर्ब्स हम पहले चर्चा कर चुके हैं. जेरेंड पर हम इतना ही सीखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पार्टिसिपल्स एंड देन इन्फिनेटिव्स. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.